हेलो एवरीवन। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम आज सेकंड लेक्चर बात करने वाले हैं और हमारा जितना भी है वो सब कुछ बेसिक बात कर रहे हैं। बेसिक मीन्स बोले तो 9th क्लास। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्ट होगा सो ध्यान रखिएगा। और उसमें हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उससे पहले न्यूक्लियम, न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। मीन्स कि 4 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5th पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्क्रीन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि जो अल्फा का रे है तो आप मीन्स कि अपने नेक्ड आईज से तो उसको देख नहीं सकते हो, तो कैसे आपको पता चलेगा मीन्स कि अल्फा रे कहाँ पे टकराया, क्या हुआ। तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन लेते हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमारा 5th पॉइंट है। ये सब आप 9th में पढ़े हुए हो। तो जो हमारा 5th पॉइंट है ये हम लिख भी दिए हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा है। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 2 4th पॉइंट तक हम बता चुके थे, क्विक रिवीजन। तो स्क्रीन जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमको लेना है। क्या लेना है? स्क्रीन। तो मीन्स कि किस टाइप का स्क्रीन होगा? तो जो स्क्रीन है ना वो स्क्रीन हम लोग लेते हैं ZNS का। किसका? ZNS। मीन्स ZNS आप बोलोगे क्या होगा? तो जिंक सल्फाइड। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। देखिए ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब आप बोलोगे कि भैया जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होता है ना। देखो ये आपके डेली लाइफ मीन्स आप कॉमनली आप अपने घर में देखते हो कि जिंक सल्फाइड होता क्या है। सपोज कि आप जब बच्चे रहे होगे या आपके घर में कोई छोटा भाई है, बहन है, कोई बच्चा है, तो उन लोगों के बेडशीट में मीन्स क्या होता है कि जो बेडशीट होता है ना उसके अंदर में जिंक सल्फाइड डाला हुआ रहता है। ठीक है, जो किड वाला बेडशीट होता है और उस बेडशीट में जिंक सल्फाइड को डाल दिया। फिर जिंक सल्फाइड क्या करता है कि दिन भर सनलाइट से जो एनर्जी आया या बल्ब जलाया आप अपने रूम में, ठीक है, मीन्स कि जितना डे टाइम में एनर्जी हो सकता है वो बेडशीट पूरे को ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्व कर लिया। और उसके बाद क्या होता है कि जब नाइट का टाइम हुआ आप बल्ब को स्विच ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो जब आप बल्ब स्विच ऑफ करोगे तो वो जिंक सल्फाइड जो है एनर्जी को रेडिएट करता है रूम में, फिर वो चमकने लगता है। तो ये होता है जिंक सल्फाइड। ये आपके घर में भी है और भी बहुत सारे जगह है, हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। मीन्स जो जिंक सल्फाइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? फ्लोरोसेंट नेचर। कैसा नेचर? फ्लोरोसेंट। अब आप देखो फ्लोरोसेंट नेचर। अब आप बोलोगे कि फ्लोरोसेंट नेचर क्या होता है भैया? फ्लोरोसेंट का मतलब ये हुआ कि जब अंधेरी रात है, मीन्स कि डार्क है, रूम हो, कहीं और मेन रोड हो, जब जहां रोशनी नहीं रहे वहां पे लाइट को इमिट करे, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट नेचर। मीन्स कि इमिट लाइट इन डार्क टाइम में लाइट को इमिट करना। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा रे है, ठीक है, वो विजुअल नहीं, हम आपको अभी बताए भी थे। उसी बात पे मेन पॉइंट में लिख दिए कि आप ध्यान रखिएगा कि इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा रे इज नॉट विजुअल। ठीक है, वो अल्फा रे विजुअल नहीं। अब आप देखो क्या है, सपोज कि आप जिंक सल्फाइड का एक ब्लॉक लेते हो। ठीक है, ये आप सपोज करो कि इस टाइप का ब्लॉक है, हम बताते हैं आपको डिटेल में। ये है क्या? जिंक सल्फाइड। हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड जैसे डे का टाइम है। कैसा टाइम है? डे का टाइम है। देखो ये है हमारा ब्लॉक, ये है जिंक सल्फाइड। जब डे टाइम है, डे टाइम, तो जिंक सल्फाइड क्या करेगा कि जैसे एनर्जी आ रहा है सनलाइट से या किसी भी अदर सोर्स से, आप रूम में लाइट जला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जितना एनर्जी आया ये पूरे को एब्जॉर्ब कर लिया। देखो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं ZNS, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्विक रिवीजन है, थोड़ा फास्टली चलते हैं। तो सनलाइट से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, सनलाइट या कोई अदर सोर्स से एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, जैसे बेडशीट के अंदर में या कहीं भी डे टाइम है। उसके बाद क्या करेगा ना, जैसे ही नाइट टाइम आया, ठीक है, क्या हुआ? नाइट टाइम आया। अच्छा, जब नाइट
में आप अपने रूम का लाइट ऑफ कर दिए, देखिए ये एनर्जी को इमिट कर दिया। इन डार्क रूम या डार्क नाइट, आप मेन रोड पे हो या कहीं पे हो, एनर्जी को यही ब्लॉक सेम इमिट कर दिया। या जब आप अपने रूम में अच्छा दिखना चाहते हो, मीन्स कि जब लाइट बंद करे तो थोड़ा आपका रूम ग्लो करे, तो आप क्या करते हो, स्टिकर चिपका देते हो, पेस्ट आउट कर देते हो सीलिंग में स्टिकर। तो जब आप लाइट ऑफ करते हो तो वो स्टिकर के अंदर क्या होता है, जिंक सल्फाइड डाला हुआ होता है, और वो जिंक सल्फाइड फिर क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है। अच्छा, आप सपोज कि आप रोड पे जा रहे हो, आप तो ट्रेवल करते हो, जब ट्रेवल कर रहे हो मीन्स कि इन नाइट टाइम और टर्निंग है, ठीक है, क्या है टर्निंग, और टर्निंग पे हर जगह पे गवर्नमेंट क्या टर्निंग पे आप देखते हो कि जैसे आपका लाइट पर आपको साइन करता है, जो साइन बोर्ड होता है लिखा हुआ है कि आप राइट घूम जाओ, आप लेफ्ट चले जाओ, तो हर जगह गवर्नमेंट तो लाइट नहीं मीन्स की प्रोवाइड कर सकता है, हर जगह गवर्नमेंट थोड़ी ना लाइट प्रोवाइड करेगा। तो वहां पे क्या होता है कि ग्लो होता है काफी तेज, आपको लगता है कि यार इट मीन्स की काफी तेज ग्लो होता है, तो आप सोचोगे कि यहाँ कैसे हो रहा है, तो वहां उस जो बोर्ड होता है साइनिंग बोर्ड, उसके अंदर में जिंक सल्फाइड डाला हुआ होता है। ठीक है। और वही जिंक सल्फाइड क्या करता है, दिन भर एनर्जी को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जब नाइट टाइम आया तो उस पूरे एनर्जी को इमिट कर दिया। देखिए जैसे आप जा रहे हो मीन्स कि आपका ये टर्निंग है, और टर्निंग पे यहाँ पे बोर्ड लगा है कि आपको अगर सपोज दिल्ली जाना है, पटना जाना है, मुंबई जाना है, कहीं भी यहाँ अगर लिखा हुआ है जो भी है कि आपको राइट टर्न लेना है, सपोज आपको यू हैव टू गो पटना, देन आप यहाँ से राइट टर्न ले लो। देन जब आप राइट टर्न लिए तो ये काफी मीन्स के साइन किया, क्योंकि अंधेरा में आपको ये थोड़ी ना दिखेगा, बट आपको दिख रहा है, तो काफी साइन। तो इसके अंदर में क्या है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर में लेयर रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेयर, और इस टाइप से मीन्स की कुछ लेयर है। ठीक है, और ये इसके अंदर में ये देखो, इसमें क्या हो गया, जिंक सल्फाइड डाला हुआ है, और इसके ऊपर से एक लेयर चढ़ाया हुआ है क्यूबिकल। तब क्या हो रहा है कि ये वाला इमिट कर रहा है, इस पे कुछ लिखा हुआ है तो अंदर से साइनिंग आया तो ये इमिट किया लाइट को। ठीक है, तो ये है जिंक सल्फाइड का इस टाइप का नेचर होता है। ठीक, अच्छा चलिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मीन्स की रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कि इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कहीं भी कर लोगे, मीन्स एयर में कर लिए और रैंडम किसी भी इन्वायरमेंट में कर लिए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए वैक्यूम होना चाहिए, वहां एयर नहीं होना चाहिए कैसे भी हो, मीन्स कि एयर फ्री रीजन में आपको करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यही है। सपोज यहाँ पे हम आपको फिगर बनाए कि जब आप एक्सपेरिमेंट डन कर रहे हो तो ये पीवी का ब्लॉक है, मीन्स की लीड का ब्लॉक है। आपको हम बताए थे कि ये अगर 300 ग्राम का या 30 ग्राम का है, इतना ही अगर लीड का ये मेटल रहे, ये 3 kg का हो जाएगा। ठीक है, जब आपको देखना हो तो आप अपने घर का लीड एसिड बैटरी होता है, उसको आप देख सकते हो जाकर के, उसमें बहुत कम लीड रहता है, और फिर भी इतना हेवी रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीड, क्योंकि लीड के कारण ही वो बैटरी आपका काफी भारी रहेगा, नहीं तो वो बैटरी का इतना वजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये लीड का बॉक्स है। ठीक है, लीड का बॉक्स क्यों लिए, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लीड बॉक्स के अंदर डाल दो, लीड ब्लॉक के अंदर डाल दो, उसके बाहर एनर्जी रेडिएट नहीं हो पाएगा। ये सब हम आपको बता चुके थे। तो ये लीड का बॉक्स लिए, और यहाँ पे हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेने के बाद में सपोज कि रेडियम ले लिए। ठीक, रेडियम लेने के बाद ये हमारा गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रे को इमिट किया, He++ या अल्फा रे को, और यहाँ जो है हमारा स्क्रीन है जिसपे कि हमको ऑब्जर्व करना है, ये स्क्रीन है। ठीक है, और ये जो स्क्रीन है ये क्या है, जिंक सल्फाइड से कोटेड है, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है, मीन्स कि ये मोटा स्क्रीन है। तब जाकर के हमको पता चलेगा कि इस स्क्रीन पे अल्फा रे, मीन्स कि इस स्क्रीन पे अल्फा रे आया है, नहीं तो इस स्क्रीन के बिना हम तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ना, मीन्स हम ये नहीं बता सकते कि अल्फा रे यहाँ आया कि नहीं आया, क्या हुआ, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये स्क्रीन लेते हैं जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड है। और ये जो पूरा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ वैक्यूम होना चाहिए, या तो एयर यहाँ नहीं होना चाहिए, नो मीडियम, कोई मीडियम का यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है,
वैक्यूम हो, मीन्स कि एयर नहीं हो, जब आप किसी रूम में कर रहे हो वहाँ एयर नहीं होगा। ये इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा खासियत था कि बिना एयर फ्री रीजन में ही करना है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट है, तो ये साइंटिस्ट है, सपोज आप हो ऑब्जर्वर, तो आप क्या करें, ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको तो कोई रेडिएशन लगेगा नहीं, तो ये आसानी से सब कुछ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। इसको आप देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम आपको क्या बोले कि जो एक्सपेरिमेंट होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो आपको करना है वैक्यूम में। वहां कोई मीडियम नहीं होगा, एयर नहीं होगा। अगर सपोज आपके दिमाग में एक बात आएगा कि भैया यहाँ अगर एयर होगा तो क्या होगा, ठीक है। सपोज कि एयर होगा, आपके दिमाग में ऐसा बात आया, तो उसको भी जानते हैं कि क्या होगा। देखो, अगर हम इस रूम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हम इस रूम में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो आप बताओ इस रूम में बहुत सारा गैस होगा, है ना। तो कौन कौन सा गैस होगा? सबसे पहले तो आपका सबसे ज्यादा कौन सा गैस होगा? हम रूम का एग्जांपल ले रहे हैं और एयर मीडियम में हम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा N2 हो गया आपका, फिर O2 हो गया, फिर CO2, उसके बाद हो गया फिर HOH, उसके बाद फिर हो गया हीलियम हो गया, फिर हो गया आर्सेनिक, फिर हो गया H2S, ठीक है, हो गया फिर हो गया आपका H2S। अब आप क्या करो, इसके अल्फा रे को दो, क्या करो, अल्फा रे को सपोज हम दे रहे हैं, ये रूम में है हमारा गैस N2, O2, CO2, HOH, हीलियम, AR और H2S, ठीक है, और ये है हमारा गोल्ड का कॉइल। सबसे पहले अब HOH कहाँ से आ गया, जैसे शरीर हो गया तो मॉइस्चर मीन्स पसीना आया, तो ये HOH हो गया, ठीक है ना। आप बोलोगे कि HOH कहाँ से आ गया, रूम में HOH तो नहीं होगा, वाटर के फॉर्म। चलो, हम सपोज कि अल्फा दे रहे हैं, अल्फा ये यहाँ से हम दे रहे हैं, ये इसके सामने आ गया CO2, ठीक है, ये यहाँ से तो गया, बट ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। सपोज हम यहाँ पे अल्फा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्फा दिए, तो ये क्या किया, ये इधर रिफ्लेक्ट कर दिया HOH, मीन्स कि अल्फा रे को गोल्ड फॉयल पे, ये जो गोल्ड फॉयल है इस पे जाने ही नहीं देगा। ये गैस मीन्स इसको इसके पाथ से डेविएट कर देगा, ठीक है, जिसके कारण हम लोग एयर मीडियम में इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। मेन रीजन यही है कि एयर मीडियम में आप क्यों नहीं कर सकते, तो इस कारण से ही आप एयर मीडियम में नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एयर में बहुत सारा गैस है रूम में आपके, ये इस अल्फा रे को डेविएट कर देगा, ठीक है। इतना को खींचिए, फिर हम नेक्स्ट पेज एनसीईआरटी का डिस्कस करते हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी का हमको डिस्कस करना है, ठीक है, तो इसको लिखिए आप। चलिए, अब हम देख रहे हैं 6 पॉइंट, ठीक है। तो 6 पॉइंट में क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप सोचोगे कि आप भैया अल्फा रे का बात कर रहे हो और हम इसको लीड के बॉक्स में रख दिए, और जो रेडियो एक्टिव मीन्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे यहाँ हम रेडियम को लिए, ठीक है, तो ये क्या अल्फा रे को ही इमिट करता है। आप बोलोगे कि भैया ये तो अल्फा, गामा, बीटा सब रे को इमिट करता है, तो बस हमको गोल्ड फॉयल पे अल्फा रे ही क्यों मिल रहा है, मीन्स हमको गामा भी जाता, बीटा भी जाता, बट आप तो बोल रहे हो कि अल्फा ही जा रहा है, ठीक है। इसी के बारे में हमको इस पॉइंट में स्टडी करना है। ये आपको पेज नंबर एनसीईआरटी का है 31, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पेज 31 स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये पेज स्टडी कर रहे हैं अभी। इसमें क्या होता है कि हम लोग लीड का बॉक्स ले लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा लीड का बॉक्स, बोलो आप ब्लॉक बोलो, ठीक है, और यहाँ पे हम रख दिए रेडियम 88-226 रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। जब आप इसको रखें, ये है हमारा गोल्ड फॉयल, तो ये अल्फा He++ को इमिट कर रहा है जिंक कोटेड स्क्रीन में, ये आप पहले पढ़े। बस आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप यही ना बोलोगे कि ये अल्फा रे को ही क्यों इमिट करता है, आप बोलोगे कि नहीं भैया बीटा भी करना चाहिए, फिर बोलोगे आपकी गामा भी करना चाहिए, है ना।
तो ऐसा नहीं होता है, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप देखो, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है हमारा रेडियम, ये ब्रेक करो आप इसको, जब आप ब्रेक करोगे ना रेडियम 88 226 को, तो ये टूटेगा रेडॉन 86 और 222 में, ये टूटेगा रेडॉन, क्या बोलते हैं इसको, रेडॉन। और रेडॉन के बाद हमको क्या मिलेगा, He24, यही तो हमको चाहिए, ठीक है, He24 यही हमको चाहिए था, क्योंकि यही तो है अल्फा रे आपका हीलियम एटम, ठीक है, अल्फा रे हमको मिल गया। तो जब अल्फा रे, इसके बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं पहले ही, तो ये अल्फा रे मिल गया, तो हमको केवल यही चाहिए, रेडियो एक्टिव एटम से अल्फा इमिटिंग एटम मिल गया, हीलियम एटम जो कि अल्फा इमिट करता है। तो जब हमको ये मिल गया, तो हम बीटा और गामा के पीछे क्यों जाएं? तो यही एक मेन रीजन है, पेज 31 में आप स्टडी कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं 7th नंबर पॉइंट, ठीक है, 7th नंबर पॉइंट क्या करता है, ये भी पेज 31 का ही बात है। जो गोल्ड फॉयल है ना आपका, गोल्ड फॉयल को अब हम लोग एटम के रूप में ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे आप एटम के रूप में ले लो, ठीक, आपका ये हो गया एटम, ठीक है, ये हो गया आपका गोल्ड का एटम। चलो अब क्या हुआ, जो रदरफोर्ड थे वो क्या करते हैं कि अल्फा रे को इमिट करवा रहे हैं इस एटम पे, ठीक है, एटम का फिगर तो अच्छा नहीं बना है, फिर भी चलो कोई नहीं। तो क्या हो गया कि जो अल्फा रे को इमिट किए, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा जो रे था वो डायरेक्टली चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है, हम आपको सब डिस्कस करेंगे, ऐसे सीधा चला गया, ठीक है, ये था पहला इनका ड्रॉबैक। और उसके बाद कुछ जो अल्फा रे था, ये अल्फा, दूसरा जो अल्फा रे था इनका, कुछ अल्फा रे मीन्स कि वो कहाँ से गया, आपको न्यूक्लियस के पास से गया और डेविएट कर गया, ठीक है, न्यूक्लियस के पास से जा रहा है, डेविएट कर जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ है गया ऐसे न्यूक्लियस के नजदीक से और डेविएट कर गया, ठीक है, और उसमें से कुछ नहीं, बस एक ऐसा अल्फा था, और तीसरा जो है, तीसरा अल्फा एक ऐसा था जो गया और यहाँ से रिटर्न बैक आ गया, ठीक है, क्या हो गया, गया और रिटर्न बैक आ गया। ये कितना में था, 20,000 में, ठीक है, मीन्स की 20,000 अल्फा रे को जब हम ले रहे हैं, तो उसमें से अल्फा रे को जब इमिट करवाए गोल्ड फॉयल पे, ये गोल्ड एटम हम इसी टाइप से ले लिए, फॉयल लो आप, एटम ले लो, इस टाइप से ले लिए, तो उसमें से केवल एक ऐसा था जो रिवैक आ गया। यही तीन है, इस तीन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको आप लिखते हैं, फिर हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। ये है हमारा 7th नंबर पॉइंट, ठीक है, और 7th नंबर पॉइंट में हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड बोले, जब अल्फा रे को ये गोल्ड एटम पे डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना कि ये जो है डायरेक्टली पास कर जा रहा है, ठीक है, मीन्स कि जो भी अल्फा रे है वो सबके सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, मीन्स डायरेक्टली इसको पास कर जा रहा है। इससे मीन्स कि इससे ये क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड, यहाँ पे हम लिखे अल्फा इक्वल टू He++, ये है हमारा गोल्ड एटम, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, मीन्स कि कहीं पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे नो डेविएशन, आप देखो कहीं पे कोई डेविएशन हो रहा है नहीं, मीन्स कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, ठीक है, और गोल्ड एटम, मीन्स यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आप सपोज करो कि ये मेरा हाथ है, ये और ये मार्कर है, ठीक है, इस हाथ से डायरेक्टली क्या ये मार्कर इस साइड चला जाएगा, नहीं जाएगा, अगर जाएगा तब जब यहाँ पे होल होगा। सिमिलरली अगर रे का ही हम बात कर ले, अल्फा रे का बात कर ले, और सपोज करो कि ये हमारा लीड का ब्लॉक है, तो क्या ये लीड के ब्लॉक को ये रे पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर कर जाता है तो हम यही समझेंगे कि यहाँ पे लीड का ब्लॉक नहीं है, ठीक है, मीन्स हम यहाँ से ये ऑब्जर्व किए कि जो एटम है, ये एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इम्प्टी है, कैसा है, इम्प्टी है,
वही बात हम लिखे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, अल्फा इक्वल टू He++, ये है हमारा एटम, और एटम में मोस्ट ऑफ द ये जो है स्पेस एम्प्टी है। हम पेज 31 स्टडी कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी, आप जाके इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी का बात। हम बोले कि मेरा लेवल मींस कि एनसीईआरटी से ऊपर होगा, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस लेवल में बात कर लें अगर, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ये है हमारे अंदर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मींस ये जो एटम है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अल्फा रे को डिविएट नहीं करेगा? उससे रिलेटेड हमारा बात है। देखिए, एटम है हमारा गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। अच्छा, 79 एटॉमिक नंबर हो गया, और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 79। अब बताओ आप ये बोलोगे कि 79 इलेक्ट्रॉन्स है गोल्ड एटम के अंदर, ये है हमारा गोल्ड एटम, ठीक है। क्या है? गोल्ड एटम। अच्छा, ये गोल्ड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये है He++, मींस की पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज क्या कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के द्वारा। आप पता है, आप तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हो, या अगर आप 11th में हो मींस आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि इतना तो जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएट करेगा। तो फिर ये स्ट्रेट कैसे जा रहा है, ठीक ना? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखो क्या होता है, इसी को एक्सप्लेन हम करते हैं। अल्फा He++ है, सबसे पहली बात ये कहीं डेविएट नहीं करेगा, डायरेक्टली पास आउट कर जाएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, गोल्ड का एटम है, ठीक। अब है अल्फा इक्वल टू He++ 4, ठीक है, ऐसे हम अल्फा को लिखते हैं। अच्छा, ये भी पता है। जो अब हम थोड़ा सा मास का बात कर लेते हैं। जो मास होता है अल्फा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में मींस की क्या क्या होता है, तो आप न्यूक्लियस अगर आप एटम का बात करो तो उसके अंदर में क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन तो साइड से रिवॉल्व करेगा, तो जो मास ऑफ अल्फा होगा वो 2 मास ऑफ प्रोटॉन और 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये सिमिलर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन किसका सिमिलर होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन को। तो आप इसको मास ऑफ अल्फा को बोल दो 4 मास ऑफ प्रोटॉन। क्या बोल दो? 4 मास ऑफ प्रोटॉन या 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन। आपको जो मन ये बोलो, ठीक है। 4 मास ऑफ प्रोटॉन हम बोले, मास ऑफ अल्फा इक्वल टू, तो 4 इंटू जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में मेरे लेक्चर में डाला हुआ है, ये आप बुक में कहीं भी पढ़ सकते हो या गूगल पे सर्च कर लो। तो जो मास ऑफ अल्फा इसको कैलकुलेट करोगे तो 7348 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जो अल्फा का मास है, इसका मास है He++ का ये 7348 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 79। तो आप सोचो कि कितना बड़ा मास है मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा इन कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा है, ठीक है। मास ऑफ अल्फा जो है इन कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा है। तो हम जब अल्फा रे को देंगे हीलियम के, मींस कि ये जो गोल्ड का एटम है, इस एटम से जब अल्फा को हम देंगे, ठीक है, अल्फा रे को, तो क्या कहीं पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा का मास जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। मींस इसी बात को आप लिखोगे तो अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ बाय 79 इलेक्ट्रॉन्स। मींस 79 इलेक्ट्रॉन्स से अल्फा पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ऑफ गोल्ड, ड्यू टू वेरी हाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मींस की बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस बात को हम थोड़ा सा गलत बोले, उसको आप देख लीजिएगा कि मास ऑफ अल्फा मींस 2 मास ऑफ प्रोटॉन 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, आप पीछे वाले लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, वहां पे मिस्टेक है। ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब हम इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, हम फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन बताते हैं। वो ऑब्जर्वेशन होगा कि न्यूक्लियस के करीब से मींस कि यहाँ से हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा, और एक होगा जो बैक कर जाएगा। यही 2-3 ऑब्जर्वेशन है, 51 पेज में आपको स्टडी करना। हम एडवांस के लेवल का भी बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो कि दिमाग में आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम ड्रॉ करते हैं आगे।
देखिए तो अब हमारा 8th पॉइंट है, ठीक है। 8th पॉइंट में क्या है कि गोल्ड का एटम है मेरे पास। ऑब्जर्वेशन सेकेंड हमारा 8th पॉइंट, इसमें जो गोल्ड का एटम था ना, उस पे हीलियम का जैसे ही अल्फा रे आ रहा है, तो अल्फा रे आया और आने के बाद में क्या हो रहा है ना, न्यूक्लियस के पास से स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जा रहा था, ठीक है। मीन्स आपका हम बताए थे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर था और इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था आपका, तो बहुत सारा रे स्ट्रेट जा रहा था और कुछ ऐसे डेविएट कर जा रहा था। ये फिगर स्टार्टिंग में ही हम बताए थे आपको, तो यही हमारा ये फिगर है। इसमें ये एटम है, हम ये जो लिए हैं ये वाला आप देख रहे हैं, ये एटम है, ठीक है। ये सब 9th में आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 9th से अलग है, ठीक। और ये एटम है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास से अल्फा रे मीन्स की He++ आया और ये यहाँ से डेविएट कर गया। फिर दूसरा रे ऐसे आया, ये यहाँ से डेविएट कर गया, ठीक है, डेविएट कर गया। मीन्स की ये देखो, ये वाला स्मॉल एंगल यहाँ बना रहा है, सेंटर ऑफ एटम से ये स्मॉल एंगल यहाँ बना रहा है। मीन्स की ये जो एटम है रे स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा कि न्यूक्लियस के नजदीक से स्मॉल एंगल पे ही हमारा जो रे है अल्फा रे, ये डेविएट कर जाता है। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच पासेज क्लोज टू द सेंटर ऑफ एटम वाज रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। इसी बात को तो लिखें जो आपको बताया कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलो, आप अल्फा रे बोलो, वो सेंटर ऑफ एटम का सेंटर है, वहां के क्लोज से जा रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है स्मॉल एंगल्स, ठीक है। इससे आप क्या समझोगे, मीन्स कि आप जो ये आप देख रहे हो, ठीक है, इससे आप क्या समझोगे, इससे यही समझोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो एक स्मॉल वॉल्यूम में सेंटर के पास कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि जो He++ है आपका, वो इसको अगर रिपेल ना करे तो क्या, अगर सपोज कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स कि अट्रैक्ट हो रहा है तो ये आगे पास कर जाएगा या यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक रिपेल नहीं करेगा तब तक डेविएशन का केस आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और अंदर में जो सेंटर ऑफ एटम है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि जब तक यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन का केस नहीं आएगा, तब तक डेविएशन का कोई संभावना नहीं है। मीन्स की आप बोल सकते हो कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ एटम के पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। उसी बात को सबसे पहले हम लिखें। आप देखो, ये अगर हमारा एटम है तो एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ एटम है। जब अल्फा मीन्स की He++ रे आ रहा है तो ये डेविएट कर जा रहा है, ठीक है। मीन्स इस बात का ये मतलब हुआ सबसे पहला कि जो सेंटर ऑफ एटम है मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। जो सेंटर ऑफ एटम है वहां तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही हर हाल में। चलो ये ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स जब आप रिजल्ट बोलोगे, और ये है आपका एनसीईआरटी का पेज 31 है, ठीक है। एनसीईआरटी आप जाके पढ़ लेना, पेज 31 है, वहां भी इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में यहाँ कंसंट्रेटेड है, एकदम स्मॉल वॉल्यूम में, जिसको कि रिपेल कर दिया जा रहा है। मीन्स अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर दे रहा है जो पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है। इसी को अगर आप फिगर के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि जितना आप फिगर बनाओगे उतना क्लियर होगा, पहले बताते हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद से यहाँ आप देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सेंटर ऑफ एटम के पास में, और ये जो He++ है ये रिपेल हो रहा है। मीन्स की पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो रिपल्सन हो रहा है। तो फोर्स किस टाइप का लगेगा, अगर आप फोर्स देखो तो जब चार्ज का केस आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि हम लिखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ एटम, ठीक है।
मीन्स यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में आपको पढ़ना है, और जो लोग 12th वाले हैं वो तो देख रहे होंगे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था कि 2 पॉइंट चार्ज होता था, फिर वहां पे फोर्स निकालते थे 1/4πε0, अट्रैक्शन रिपल्सन का केस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मीन्स की कूलम्ब्स लॉ में जो 2 पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग बात करते थे, सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा चलो ये भी हो गया। जो अब बात करो आप सेंटर ऑफ एटम का, सेंटर ऑफ एटम को आप क्या बोलोगे? जैसे सपोज आप सर्कल बनाते हो, ठीक है, आप सपोज करो कि यहाँ आप सर्कल बनाए, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो सेंटर ऑफ एटम को आप ये अगर आपको बोल दे कोई कि चलो सेंटर ऑफ एटम को आप डिफाइन करो, आप क्या डिफाइन करो कि द सेंटर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्योंकि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर ऑफ एटम को आप एकदम डिफाइन कर सकते हो कि द सेंटर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसी बात को लिए न्यूक्लियस मीन्स की पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा एटम, ये बड़ा वाला हमारा एटम है, ठीक है, और एटम में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स की न्यूक्लियस। इसको अगर और आप सिंपल फॉर्म में फिगर बनाओ ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप फिगर देखो, पॉजिटिव मीन्स की प्लस Jd, ठीक है, न्यूक्लियस और अल्फा He प्लस प्लस ये यहाँ से डेविएट कर जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे आपको कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये एटम। अच्छा इसको और आप देखो कि जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग प्लस Jd भी बोलते हैं। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस हम प्लस Jd लिख दिए। जेड क्या होता है आपको पता है कि जेड एटॉमिक नंबर होता है आपका, और जेड ई का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो यहाँ लिखा हुआ है। इसको अगर आप और सिंपलर फॉर्म में देखो तो आप क्या बोलोगे कि हम गोल्ड एटम का बात कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड एटम, तो आप वहां बोलोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, तो कितना है Ze, यानी कि जेड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स की प्लस 79 इलेक्ट्रॉन्स का आप बात कर रहे हो न्यूक्लियस में। ये हो गया गोल्ड एटम Au 79, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब गोल्ड एटम के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि 20,000 अगर अल्फा रे है तो उसमें से केवल एक ऐसा अल्फा रे होगा जो कि रिबैक आ जाएगा, ठीक है। 20,000 में से केवल एक अल्फा रे होगा जो कि रिबैक आएगा। उसका केस देखते हैं, इसको आप पहले नोट कीजिए फिर उसका बात करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं फिगर बनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए अब हमारा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हम देख लिए, ऑब्जर्वेशन सेकेंड देख लिए, अब हम ऑब्जर्वेशन थर्ड देखते हैं, ठीक है। हम 8 नंबर पॉइंट तक बात कर चुके थे, अब 9th नंबर पॉइंट का बात करते हैं। पहला वाला क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे He++, ठीक है, अल्फा रे डायरेक्टली पास कर जा रहा था। दूसरा क्या था, ये वाला जो था आपका फर्स्ट था, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ न्यूक्लियस के पास जाके कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। ये कौन सा था, ये था आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब है तीसरा, तीसरा क्या है देखिए, तीसरा वाला है ये वाला और ये वाला, आप दोनों देख चुके हैं। ये है हमारा गोल्ड का एटम, अल्फा He++ रे को हम डाल रहे हैं गोल्ड एटम पे, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है इसमें रे जो जा रहा है वो रिबैक हो जा रहा है। ये केस कब हुआ, 1-2 रे के डालने के बाद नहीं हुआ। सपोज आप 20,000 रे को डाल रहे हो, तो 20,000 में से केवल एक ऐसा अल्फा रे था जो कि स्कैटर्ड बैक हो गया, ठीक है। 20,000 में से मीन्स टोटल 20,000 अल्फा रे डाला गया, वहां से एक बस स्कैटर्ड हुआ। इस बात को हम लिखते हैं कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, 1 in 20,000 बाउंस्ड और रिफ्लेक्टेड या रिटर्न बैक, रिफ्लेक्टेड बैक और रिटर्न बैक। 20,000 में से केवल एक रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बैक, अच्छा रिटर्न कर गया, ठीक है। मीन्स की एक लाइन पे आप एंगल बनाओ, यहाँ से जा रहा और वापस आ जाए, मीन्स की 180 डिग्री पे घूम करके 180 पे घूम के वापस आ गया, उसी को लिखे 180 डिग्री और पाई, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला,
सपोज कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे पूरे में आप कहीं भी इस मार्कर को आप डाल रहे हो, नहीं जा रहे हो। सपोज यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि आपका मार्कर चला जा रहा है, मीन्स कि यहाँ पे होल है, ठीक है, और पूरे बोर्ड पे कहीं भी होल नहीं है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम एक जगह ऐसा मान लें कि पूरा हमारा जो बोर्ड है हर जगह होल है, केवल एक जगह होल नहीं है, सपोज यहाँ होल नहीं है तो यहाँ मार्कर डालते रहेंगे, क्या जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मीन्स पूरे अगर एटम का बात करें तो जो न्यूक्लियस है वहाँ पे कुछ न कुछ है, मीन्स वहाँ पे जो कुछ न कुछ मास है जो कि उस रे को आगे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। मीन्स की जो वॉल्यूम, यहाँ से आप बोल सकते हो जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम यहाँ लिखें कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज निग्लिजिबली स्मॉल। यहाँ कोई कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, न्यूक्लियस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है वो निग्लिजिबली स्मॉल है। टोटल वॉल्यूम है एटम का, मीन्स की ये टोटल तो एम्प्टी है और उसमें थोड़ा सा कुछ नेग्लिजिबली स्मॉल है, जहाँ कुछ ना कुछ वॉल्यूम है वहाँ कुछ ना कुछ मास है जो कि उसको मीन्स की अल्फा रे को उस साइड मीन्स कि यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, ठीक है, जो कि काफी नेग्लिजिबली स्मॉल है। वही ये लाइन था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। चलिए ये तो आप देख लिए, हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और हमारा जो एटम है गोल्ड का एटम, दोनों के रेडियस में कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स की कंपेरिजन बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए ये हमारा एटम है और न्यूक्लियस जो आप लेंगे एकदम छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आप बनाइए, ठीक है, इससे भी छोटा आप बनाइए अपने कॉपी में। ये हमारा रेडियस है, ठीक है, आर एटम मीन्स की रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। अच्छा, 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर बनाओगे तो क्या करोगे? मीटर को 100 से गुना करोगे। जब यहाँ आप 100 से गुना करोगे तो क्या होगा? प्लस का 2 ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इतना को आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस और रेडियस ऑफ एटम का। अब न्यूक्लियस का बात करते हैं, न्यूक्लियस काफी छोटा होगा, ये सिमिलर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के, ठीक है। और इसी को अगर आप 100 से गुना करो, 100 से मीन्स की 10 की पावर कितना हो गया? 10 की पावर 2 इसमें ऐड हो गया, तो -15 और प्लस का 2, 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग 1 फर्मी भी बोलते हैं और इसको 1 FM भी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारा मीन्स ये वाला जो था, इसको तो आपको समझाने के लिए लिखे थे पहला, और हमारा है दूसरा, ठीक है, ये वाला। इस दोनों को हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, इस 1/2 कर रहे हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आर एटम आर न्यूक्लियस, यहाँ कितना है? 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10, यहाँ है 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। इस दोनों को लिखते हैं। जब ऊपर आप ले जाओगे, ऊपर -10 ये है, तो ऊपर क्या होगा? 10 टू द पावर -10 और प्लस का 50, ठीक है। तो कितना बचेगा? 10 टू द पावर 5 मीटर, जो कि हम लिखते हैं आर एटम डिवाइडेड बाय आर न्यूक्लियस इक्वल टू 10 टू द पावर 5 मीटर। अच्छा, अब हम रेडियस ऑफ एटम यहाँ से कितना बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर 5 मीटर इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा चलो, ये तो हो गया, इसको आप नोट करो। उसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि न्यूक्लियस और जो हमारा एटम है ये कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। इतना को आप नोट कीजिए, तब तक मैं इस साइड से रफ करता हूँ। आप सपोज करो इसको नोट करने के बाद कि आप रूम में बैठे हुए हो, ठीक है। आप जहाँ रूम में हो और जहाँ आपका टेबल है उस टेबल पे आप क्रिकेट का बॉल डाल दो, ठीक है। अच्छा, वहां से आप 10 किलोमीटर आप अपने सराउंडिंग में एरिया इमेजिन कर लो, ठीक है। जहां आप बैठे हुए हो, आप टेबल पे क्रिकेट का बॉल डालो और वहां से 10 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया को आप इमेजिन कर लो, ठीक। ये पेज 32 का हम बात कर रहे थे, एनसीईआरटी पेज 32, ठीक है। 10 किलोमीटर एरिया आप इमेजिन कर लिए। आप एक सर्कल बनाओ, ठीक। देखो किस टाइप से करना है। ये है आपका, सपोज कि ये है आपका रूम, ठीक है। क्या है? आपका रूम है और आपका टेबल यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, ये जो है मीन्स की ये वाला आपका क्रिकेट का बॉल है, ठीक। क्या है? ये आपका है ये वाला
ये है आपका क्या है, क्रिकेट बॉल है। ये आपका रूम है, यहाँ पे आपका टेबल रखा हुआ है, ठीक। इसका जो रेडियस है मीन्स इस बॉल का वो है स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। और ये है कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये कैपिटल आर के बराबर है। मीन्स ये जो रूम है आपका, ये रूम है और ये पूरा एरिया है आपका 10 किलोमीटर का। रूम में आपका टेबल यहाँ पे रखा हुआ है और इस टेबल का जो है, इस टेबल पे क्रिकेट का बॉल है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। और आप अपने सराउंडिंग में जो 10 किलोमीटर का एरिया लिए हो, ये हो गया आपका क्या, एटम, ठीक है। ये हो गया आपका एटम। चलो ठीक है, तो आप आर एटम, पेज 32, ठीक है, एनसीईआरटी पेज 32, ये हो गया आपका आर एटम डिवाइडेड बाय आर न्यूक्लियस। कितना आया था, 10⁵ मीटर, जो कि आ गया आर एटम और डिवाइडेड बाय आर न्यूक्लियस, ठीक है। इक्वल टू कितना, सॉरी, आर एटम इक्वल टू आप लिखोगे तो कितना हो गया, 10⁵ मीटर इंटू आर न्यूक्लियस। ये हो गया आपका, यही आप पढ़े थे। अब हम वॉल्यूम का कंपेयर कर लेते हैं, इसको आप लिखिए, ठीक है। मीन्स कि ये क्या है, लाइक अ स्फीयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम का अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का बात करते हैं, बिफोर वॉल्यूम, ठीक है। अब हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एटम बड़ा है, अच्छा स्फीयर है, उसके लिए आप एरिया लगाओगे 4/3 पाई, और एटम है। चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, ठीक है। और इसको आप लिखिए एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, और यहाँ है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यह है बिफोर वॉल्यूम। अच्छा, अब एटम आपका बड़ा है, ठीक है। मीन्स आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 न्यूक्लियस है पाई स्मॉल आर क्यूब, जो अभी सर्कल का क्रिकेट बॉल का रेडियस, ठीक है। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, स्मॉल आर और डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इसका होल क्यूब, ठीक। अच्छा, आर कैपिटल आर मीन्स कि ये है आपका एटम और ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। आर एटम बाय कितना, आर न्यूक्लियस कितना है, 10⁵ मीटर। इसका क्यूब कर दो, कितना हो गया, 10⁻15 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ एटम हो गया, उसको आप लिखोगे 10⁻15 क्यूबिक मीटर, या इसको ना भी लिखो, इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये सब है एनसीईआरटी के पेज 32 में, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। चलिए, यही था आपका, मीन्स आज इतना ही। इसके बाद आपको हम 1-2 पेज बोल देते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड, इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, और ये है आपका पेज 32 का था। इसी के साथ रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक, कंप्लीटेड। ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, आपको पढ़ना कौन कौन सा पेज है, ठीक है। आपको कुछ पेज पढ़ना है, हम आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी 11th और है आपका फर्स्ट बुक, ठीक है। और आप पेज पढ़ लीजिएगा, पेज आप पढ़ लेंगे। 31, 32 तो हो ही गया है आपका, 31, 32 आपका हो गया। अब हम बात करेंगे 33, ठीक है।
ये है आपका होमवर्क, ठीक। तो इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।